नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के बारे में पढ़ा था और राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जानने वाले लोगों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। अब देखिए, हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, उत्तर वैदिक काल का जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आर्यों का जो विस्तार है वो कहाँ हो रहे हैं। फिर से एक बार मैप देख लेते हैं। जो आर्यों का विस्तार है पूर्व दिशा की ओर हो रहा है और कहाँ तक पहुँच चुके, ये सदानीर तक पहुँच चुके हैं। अब इनके पास जो प्रशासनिक इकाई है वो भी क्या बन चुकी है, जनपद बन चुकी है ना, मतलब एरिया का भी विस्तार हो रहा है। तो इस वजह से अब चूंकि इनका एरिया भी विस्तृत हो चुका है, अब इसीलिए इनका समाज में धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था काफ़ी ज़्यादा सीधा और सरल था, क्योंकि उसमें हमें कबीलाई समाज नज़र आता था, है ना। उनकी जो संरचना थी वो कबीलाई थी, तो इसकी वजह से उनका जो समाज था वो भी काफ़ी सीधा और सरल था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इनका जो आर्यों का जो विस्तार है वो धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में हो रहा है। मतलब इनका विस्तार जो कहाँ तक हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश तक हो चुका है। मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार हो चुका है। इसकी वजह से जन किस में चेंज हो गया, जनपद में चेंज हो गया। तो चूंकि एरिया का भी विस्तार हो रहा है, इसलिए इसका समाज भी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। अब हमें इस समय का जो समाज है वो नज़र आता है कि अब ये 4 वर्णों में बढ़ चुका है। इससे पहले जब हमने ऋग्वैदिक समाज के बारे में पढ़ा था तो समाज में हमने देखा था कि उस समय जो ऋग्वैदिक काल का जो प्रारंभिक दौर है उस समय का समाज बड़ा ही सीधा और सरल है तथा व्यवसाय के आधार पर लोगों की पहचान हो रही है। लेकिन हम उसके अंतिम दौर में देखते हैं, मतलब हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी का है, और 1000 बीसी के आसपास या ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में हमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये बताता है कि अब समाज के विभाजन कितने भागों में हो चुका है, 4 भागों में हो चुका है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से उस समय के समाज में स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं, मतलब जब 1000 से 600 बीसी के बीच में हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो समाज है अब कितने भागों में बढ़ चुका है, 4 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, अब कौन से 4 भागों में बढ़ चुका है, 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना। जो उत्तर वैदिक समाज है वो 4 भागों में बढ़ गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब ये जो ऊपर के जो 3 वर्ण के लोग हैं इनका क्या हो रहा है, उपनयन संस्कार हो रहा है। ठीक है, उपनयन संस्कार हो रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, द्विज कहा जा रहा है। मतलब इनका जन्म 2 बार होता है ये माना जाने लगा है उत्तर वैदिक समाज में। पहली बार जब वो जन्म लेता है और दूसरी बार उसका जन्म कब होता है, जब वो उपनयन या जनेऊ को धारण करता है, तब ऐसा माना जाता था कि उसका दूसरी बार जन्म हुआ है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, द्विज कहा जाने लगा। किन लोगों को द्विज कहा जाने लगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाने लगा। लेकिन जो अंतिम जो वर्ण का जो अंतिम व्यक्ति था, मतलब शूद्र जो था, उसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही शूद्रों की स्थिति अब गिरने लग जाती है। और बाद के हम समय में देखते हैं तो शूद्रों की जो स्थिति है ऊपर के 3 वर्णों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक, अब ये चारों वर्णों के कार्यों को भी क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। वर्ण के हिसाब से जो कार्य की बात है उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, किससे जानकारी मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि जो ब्राह्मण का काम है वो जो काम है वो क्या काम करेगा, वो यज्ञ करेगा, ईश्वर और व्यक्ति के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो क्षत्रिय जो होगा, क्षत्रिय जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। वैश्य क्या करेगा, कृषि का कार्य करेगा, व्यापार का कार्य करेगा। और शूद्र क्या करेगा, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उन लोगों की सेवा करेगा। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो 4 भागों में बढ़ चुका है।
और जो वर्ण का जो विभाजन है, जब हम शूद्र काल तक हम पहुँचते हैं तो वर्ण का विभाजन काफ़ी हद तक कठोर हो जाता है। ठीक, और इसी दौर में हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि इनके जब अंत्येष्टि संस्कार होगा तो अंत्येष्टि संस्कार भी जो होगा वर्ण के हिसाब से होगा। ये कौन बोल रहा है? ये शतपथ ब्राह्मण बोल रहा है। ठीक है, इनके कार्यों के बारे में कौन बता रहा है? ऐत्रा ब्राह्मण बता रहा है। उसी तरह जो शतपथ ब्राह्मण है ये बता रहे हैं कि इनकी अंत्येष्टि किस तरह से होगी। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या प्रारंभ हो चुका है? गोत्र प्रथा प्रारंभ हो चुका है। तो गोत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर उनके गोधन और परिवार एक साथ रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? गोत्र कहा जाता था। फिर इसकी कल्पना ये की गई, एक मूल पुरुष के साथ गोत्र की संकल्पना की गई। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि क्या प्रारंभ हो चुका है? गोत्र प्रारंभ हो चुका है। ठीक, फिर इस समय का समाज भी कैसा है? इस समय का समाज ही पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता की भूमिका ही समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह परिवार का प्रमुख होता था, है ना, और परिवार के लोगों को उसकी बातों को मानना पड़ता था। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त परिवार का प्रचलन है। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? इस बात की पुष्टि होगी दो जगह से। अंतरंजी खेड़ा और अहिछत्र नामक दो स्थल हैं, यहाँ से हमें चूल्हों की कतार प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि इनका जो भोज था वो सामूहिक रूप से, खाना जो है सामूहिक रूप से बनता रहा होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अब विवाह का प्रकार। तो इस काल में विवाह के 8 प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जो विवाह नाम का जो संस्कार है, संस्थान है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो हमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, तो पहला विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह। तो इसमें क्या हो रहा है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह कर दिया जा रहा है। जैसे वैश्य है तो वैश्य के साथ, है ना, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय पुरुष के साथ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पुरुष के साथ। किसके साथ? दहेज के साथ विवाह हो रहा है। कौन सी विवाह बोल रहे हैं? ब्रह्म विवाह बोला जा रहा है। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा? देव विवाह। तो देव विवाह में क्या होगा? जो यज्ञ करता है उसी के साथ क्या कर दिया जा रहा है? लड़की का विवाह कर दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा? आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह में क्या होगा? कन्या के पिता को वर जो है एक जोड़ी बैल दे देता है, बैल दे देगा और गाय भी प्रदान कर देगा और उसका क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। इस विवाह को क्या नाम दिया गया? आर्ष विवाह नाम दिया गया। ठीक, इसमें क्या हो जा रहा है? फिर से मैं बता दूं, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी गाय और बैल दे रहा है और विवाह कार्य क्या हो जा रहा है? संपन्न हो जा रहा है। उसी तरह से प्रजापत्य विवाह है, तो इसमें क्या हो रहा है? बिना दहेज या वधू मूल्य के विवाह हो जा रहा है। ठीक, तो ये जो 4 प्रकार हमने देखा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, इसे सबसे बेस्ट मैरिज माना जाता था। इस तरह की मैरिज की बात हमारे ग्रंथ, उस समय के जो ग्रंथ हैं उसमें इसकी तारीफ की गई है और इस तरह के विवाह करने की बात कही गई है। ठीक, अब उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। तो इस पर क्या हो रहा है कि माता पिता की इच्छा के बिना ही लोग क्या कर ले रहे हैं? विवाह कर ले रहे हैं। ठीक, तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया गंधर्व विवाह। उसके बाद दूसरा प्रमुख प्रकार है वो क्या से है? अशुभ विवाह। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रय के द्वारा विवाह किया जा रहा है, मतलब लड़की को जो वर है वो उसके पिता से क्रय कर रहा है और क्रय करके क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। तो इस विवाह को क्या नाम दिया गया? इस विवाह को नाम दिया गया अशुभ विवाह नाम दिया गया। उसके बाद एक राक्षस विवाह है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो लड़का है वो लड़की का अपहरण कर ले रहा है और अपहरण करके क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद होता है पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह में क्या हो रहा है कि अगर कोई लड़की सोई हुई है या नशे में है, उससे उस स्थिति में क्या कर ले जा रहा है? विवाह कर ले जा रहा है, शादी कर ले जा रहा है। तो इस विवाह को क्या कहा जा रहा है? पैशाच विवाह किया जा रहा है। तो जो नीचे के 4 विवाह हैं उसे समाज में सही नहीं माना गया। ठीक है, जो नीचे के 4 विवाह है उसे समाज में सही नहीं माना गया और ऊपर के जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, उसे सबसे बेस्ट माना जा रहा है। और उस तरह से मैरिज करने के बाद विभिन्न ग्रंथों में, उस समय के जो ग्रंथ हैं उसमें कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इस समय दास प्रथा का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इसके बारे में पुष्टि कहाँ से होती है? इसके बारे में पुष्टि जो है तैत्रीय करके जो ग्रंथ है, तैत्रीय ब्राह्मण करके जो ग्रंथ है, उससे किसके बारे में पता चल रहा है? दास प्रथा के बारे में। इसके दास प्रथा के विषय में तैत्रीय संहिता करके जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से हमें पता चल रहा है कि उस समय क्या होता था? दास प्रथा भी होती थी। ठीक है, तैत्रीय संहिता करके एक पुस्तक है, तो उस पुस्तक से हमें पता चल रहा है कि उस समय दास प्रथा का प्रचलन था।
ठीक, उसी तरह से अथर्ववेद में सांकेतिक सती प्रथा का भी विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, अथर्ववेद में सांकेतिक सती प्रथा का भी विवरण प्राप्त होता है। इसमें होता क्या था, जैसे किसी महिला के पति का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो उसे चिता में लेटाने से पहले कुछ समय के लिए जिस महिला के पति की मृत्यु हुई है उसे लटा दिया जाता था। उसके बाद उसके जो परिजन होते थे, तो आसपास इकट्ठा होते थे, वो उसे चिता से उतरने के लिए कहते थे। तो इस तरह से सांकेतिक सती प्रथा का प्रचलन भी इस काल विशेष में हमें नजर आता है, और इस बात की जो पुष्टि है वो कहाँ से होती है, अथर्ववेद से होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं, और अब स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। तो स्त्रियों की दशा हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस समय की जो स्त्रियां हैं वो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कम अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि उनकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम बाद के वर्षों में देखते हैं, बाद के कालों में देखते हैं, सूत्रकाल या उसके बाद के समय में भी हम जब पढ़ेंगे महाजनपद काल वगैरह में, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अभी गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। हालांकि बहुत सारे जो इनके राजनीतिक अधिकार हैं वो महिलाओं से छीने जा चुके हैं। फिर भी उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। उसी तरह से ये अभी भी क्या कर सकती थी, विद्या अध्ययन कर सकती थी। इसमें सबसे प्रमुख कौन सी है, मैत्रायणी इसमें सबसे प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि अब कन्या के जन्म को लेकर लोग जो है चिंतित हो जा रहे हैं। तो ये अब प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में गिरने लगी है। ठीक, कहाँ से पता चलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है। उसी तरह से मैत्रायणी संहिता में से पता चलता है कि जब स्त्रियों को जुआ और मदिरा के समकक्ष रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब अब इससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति में क्या आ चुकी है, गिरावट प्रारंभ हो चुकी है। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, और उसके अलावा हम बाद के जब समय में देखेंगे तो हम देखते हैं कि स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके अलावा उनको विद्या अध्ययन करने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा। इस तरह से स्त्रियों की स्थिति जो है शूद्रों की स्थिति के बराबर हो जाएगी। कौन से काल में, उत्तर वैदिक के काल के बाद जब सूत्रकाल वाली जब स्थिति आएगी, सूत्रकाल वाला जब समय आएगा, तो उस समय हम पाते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है। तो स्त्रियों के पॉइंट पे सबसे स्वर्णिम काल कौन सा है, ऋग्वैदिक काल है, और इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से अपने वीडियो में चर्चा किया है। जो हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।